हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल के धुन में आए हैं मंजिल को पाके मानेंगे। नारा शुरू किया, हरा भरा एक युवक खड़ा है, उसमें बुढ़वा टपक पड़ा है। और समाजवादी में दो खेमा हो गया था, तो मधुली में जी खड़े हुए और समाजवादी के जो खेमा एक था उससे राजनारायण जी को खड़ा हुए। तो उसमें कुछ बात वो लोग बोले जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी बोलने के लिए गया विपक्ष में, हो गए हम लोग कर्पूरी ठाकुर का तजिया लेकर के मुहर्रम शुरू कर दिया। समाजवाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, नया जमाना लाना है, कर्पूरी ठाकुर को नेता बनाना है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, जिसकी खुशी सभी को है, सारे समाजवादियों को भी है और अन्य लोगों को भी है, खास करके बिहार में जो पिछड़ा तबका से समाज आता है और जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्ष को देखा है, उनमें से आप भी एक हैं। और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 जनवरी को, ये ठीक अयोध्या 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होती है और 23 जनवरी को सम्मान मिलता है। पहला तो आपका इस पे क्या कहना है, ये सम्मान कितना उचित है और कितने देर से मिला? निवेदन करूंगा आपके मार्फत से देश के सभी युवा से, और दूसरा देश के सभी विद्वानों से, विश्वविद्यालय में शोध करने वाले सभी छात्रों से और अन्य जगह शोध, सामाजिक शोध संस्थान के में जो काम में लगे हुए लोग हैं, उन सबों से कि आज़ाद भारत के पहले जो था सो था, लेकिन आज़ादी के बाद जो भी पिछड़े और दलित समाज के नेता पैदा हुए, उनको एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष की सीमा में कैद किया गया। ये सुनियोजित था, सुनियोजित। अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया ने लिखा कि अम्बेडकर जी अगर समग्र समाज का नेता बनके राष्ट्रीय नेता बने होते तो गांधी के बाद वो दूसरे होते जो देश के नेता होते, लेकिन उनको एक कटघरे में कैद किया गया। खुद भी ज़्यादा वो दलित के ऊपर में उनका जोर था, ऐसे था सभी समग्रता में। उसी तरह से सरदार पटेल हुए, उसी तरह से जगजीवन राम जी हुए दलित नेता, चौधरी चरण सिंह हुए जाट नेता, कर्पूरी ठाकुर हुए अति पिछड़े के नेता, डॉक्टर लोहिया हुए मारवाड़ी के नेता। तो ये एक विचारधारा थी, एक जो वर्णवादी मानसिकता से ग्रसित थे उनका, और दूसरा जो वामपंथी के सहयोग से पंडित नेहरूवादी थे, उन दोनों का ये सम्मिलित षड्यंत्र था। और यही दोनों का ज़्यादा प्रभाव था। आज़ादी के समय में सब मीडिया जितने थे, इतने थे नहीं, लेकिन जो भी थे सो उनके प्रभाव में थे, हाँ प्रभाव में थे। तो उन्होंने ऐसा बनाने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय नेता तो केवल नेहरू वंश में ही पैदा होता है और आगे भी पैदा होते रहेगा। जैसे कोई कंपनी का जो उत्पादन होता है उसका ट्रेडमार्क रहता है, उसी तरह राष्ट्रीय नेता का जो ट्रेडमार्क है वह नेहरू वंश के लिए आरक्षित कर दिया गया।
और बाकी जो भी हुए वो सब क्षेत्र विशेष या जाति विशेष के नेता हुए। तो जब यही व्यवस्था थी, जो उच्च वर्णवादी मानसिकता के लोग थे राजनीति पर, उस समय उन्हीं का प्रभाव था, और दूसरा नेहरूवादी और वामपंथी थे। उनकी नज़र में दूसरे लोगों को देखते नहीं थे। नहीं तो कर्पूरी ठाकुर केवल अति पिछड़े के नेता नहीं थे। कर्पूरी ठाकुर की यात्रा में अति पिछड़े नहीं, उस समय अति पिछड़ा शब्द नहीं था। एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 था मुंगरी लाल के कमीशन में, लेकिन वो भी प्रचलन में नहीं था। प्रचलन में था सीधे पिछड़ा वर्ग, समग्र। तो कर्पूरी ठाकुर के साथ समग्र पिछड़ा वर्ग के साथी थे एक तरफ, साथ में दाएं बाएं पीछे आगे। तो उसी तरह कर्पूरी ठाकुर के साथ ऊंची जाति के भी बिहार में और देश में बड़े ही विद्वान और प्रभावशाली नेता लोग थे, जो कर्पूरी ठाकुर को अपने कंधे पर उठा के नेता बना रहे थे। तो जो ऊंची जाति के, चाहे मामा वाले सरदयाल हो, चाहे जगदीश जोशी हो, चाहे राजनारायण हो, चाहे प्रभु नारायण सिंह हो, बिहार में रामानंद तिवारी हो, कपिल देव सिंह हो, वशिष्ठ नारायण सिंह हो, और सारे लोग हमारे मिथिलांचल में डॉक्टर बैजनाथ झा हो, शिवचंद्र झा हो, दिगंबर ठाकुर हो, रामाकांत झा हो, समस्तीपुर में राजेंद्र नारायण शर्मा हो, डॉक्टर वशिष्ठ, ये बद्री नारायण सिंह उस समय के बड़े डॉक्टर ख्यात भूमिहार थे, रामातार शर्मा भूमिहार थे, बड़े बड़े विद्वान थे। तो ये जितने ये पिछड़े और दलित समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर के साथ थे, उसी तरह ऊंची जाति के भी एक लोग थे जो अपने को राष्ट्र के लिए अर्पित करके समाज बना, नया समाज बनाना है, उस धारा के मानने वाले थे। तो कर्पूरी ठाकुर जैसे, हुकुमदेव नारायण जैसे अनेकों स्तर पर अनेकों ऐसे नेताओं को अपने कंधे पर उठा करके और उसकी ऊंचाई बताते थे कि इसकी इतनी लंबाई है। एक प्रसंग है जो पिछले दिनों एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि कर्पूरी ठाकुर जी एक बार राजनारायण जी को चुनाव लड़वाने बिहार ले गए बांका से। ये शायद 1972 का प्रसंग है, और राजनारायण जी कर्पूरी जी के प्रभाव में भी थे, और दोनों लोग एक तरह से मित्रवत व्यवहार भी था। और आपको क्या वो प्रसंग याद है, क्या हुआ था? देखिए, वहाँ से जनसंघ के एमपी जीते थे, तो उनका निधन हो गया, तो बाई इलेक्शन हुआ था बांका से। तो उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शकुंतला जी खड़ी थी, कुशवाहा थी, और उनको कहा जाता था कि जगजीवन बाबू के पक्ष के हैं। और समाजवादी में दो खेमा हो गया था। तो मधुली में जी खड़े हुए, और समाजवादी के जो खेमा एक था उससे राजनारायण जी को खड़ा हुए। उसी सीट से मधुली में भी खड़ा? हाँ, बांका से। अच्छा, जीते थे मधुरी में। राजनारायण जी की जमानत जब्त हो गई। हाँ, तो राजनारायण जी लड़े, और हम लोग उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी लोहियावादी ऐसे करके तो विभाजन हो गया था सोपा का, दो ग्रुप। तो हम लोग थे राजनारायण जी के तरफ से, कर्पूरी जी भी थे। तो हम लोग घूम रहे थे, राजनारायण जी के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस का जो एक ग्रुप था, बाबू जगजीवन राम के विरोध वाला ग्रुप, जिसको कहिए
मुख्य रूप से भीतर भीतर की कांग्रेस की जो मुख्य धारा, जो चाहते थे कि जगजीवन राम का नाम ऊपर नहीं रहे, तो वो उस तरह के जो लोग थे सो भीतर भीतर सब मधुलिमा की मदद में थे कांग्रेसी। ऊपर से दिखा रहे थे कि वो सब कांग्रेसी हैं और शकुंतला जी के पक्ष में हैं, लेकिन भीतर भीतर वो जो समाज के जो कॉन्शस लोग जो होते हैं, उन चेतनशील, उनकी बात अलग होती है। जो डॉक्टर लोहिया कहते थे कभी कभी, अन्यथा न है, लेकिन अच्छी बात है, बुरा नहीं मानते थे लोग। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि कन्याकुमारी में एक ब्राह्मण बैठा हो और कैलाश की चोटी पर एक ब्राह्मण इधर बैठा हो, आप दोनों से प्रश्न करो तो दोनों के उत्तर एक जैसे ही लगभग मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर अंतः सलीला धारा चलती है। अंतः सलीला, अंतर, जो अंतर मन की जो धारा है ना, मन के तार, तो इनके मन के तार जुड़े होते हैं और तन के तार भले अलग हो, लेकिन मन के तार जुड़े होते हैं। तो वो कहते थे जिस दिन तुम ये पिछड़े और दलित समाज के लोग भी अपने मन की तार को जोड़ने की कला सीख लोगे, उसी दिन तुम शक्तिशाली बन जाओगे। जोड़ना सीखो। विरोध में रहना एक बात है, अब विपक्ष में रहते हुए भी सहयोग करना, यह बहुत ऊंची राजनीति है, बहुत ऊंची राजनीति। तो कहते थे कि तुम पिछड़े और दलित समाज के जो नेता हो, तुम्हारे अंदर जलन की भावना ज़्यादा है, तो अपने अंदर से इस जलन की भावना को निकालो और अपने अंदर तेजस्विता वाली धारा को पैदा करो। तो एक दुर्भाग्य देश का ये भी रहा कि जो अभी भी देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, इनको प्रदेश स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, कई लोगों को अवसर मिला, कई लोगों को। कांग्रेस एक तरह से कहा जाए कि कर्पूरी ठाकुर को पसंद नहीं करती थी और कर्पूरी ठाकुर की राजनीति भी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति ज़्यादा थी उस दौर में भी, अगर देखा जाए तो। क्योंकि जिस तरह से आप बांका चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें तो यही दिखता है और बाद के समय में भी स्थितियां कमोबेश यही रहती हैं। सर, आप पहली बार कर्पूरी ठाकुर से कब मिले और कैसे उनके प्रभाव में आए, वो किस्सा ज़रा सुनाइए। देखिए, असली बात मैं वो जिक्र किया था, हाँ, तो मैं 1950 में मिडिल पास किया और शहर में आके मैट्रिक में नाम लिखाया हाई स्कूल में। तो रिश्तेदारी के शहर में गांव से आए थे, हम इतने सामर्थ्य थे नहीं, सामर्थ्य था, जमीन मेरे पिताजी को 50-60 एकड़ जमीन के मालिक थे, लेकिन वो बाढ़ के कारण उसमें पैदा ही नहीं हो जो साल भर बढ़िया से खा सके, कपड़ा पहन सके। आज की स्थिति को लोग देखते हैं तो मूल्यांकन करने में, मैं कहता हूँ मीडिया वाले हो या पत्रकार हो या कोई हो, तो मूल्यांकन करने में संकीर्णता के साथ करते हैं। अब जैसे बताइए, मेरा गांव, मेरे पिताजी 700 रुपये एकड़ जमीन खरीदे थे, 700 रुपये एकड़। ये कब की बात आप बता रहे हैं? अब बताता हूँ, ये 50 के दशक की बात है। और उसमें
2 बीघा जमीन अपनी थी और 4 की 5 बीघा जमीन किसी और की बिक रही थी। तो 6 एकड़ होगा तो दो बीघा तीनों बेटा को होगा। हमारे पिताजी का उतना पैसा नहीं है तो मेरी माँ कही कि हम अपना सब जेवर बंधक लगा देंगे खेत में, जब पैदा होगा तो छोड़ा लेंगे। तो खरीद लिए। अब वाजपेयी जी के समय में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना 4 लेन, तो मेरी जमीन के बीच होके बन गया। और 1.5 बीघा जमीन मेरी, 1 एकड़ जमीन मेरी भी गई उसमें। तब भी हमको 6 एकड़ जमीन, 6.5 एकड़ जमीन बच गई। 1 एकड़ एक तरफ और 5 एकड़ एक तरफ, अब बीच में 4 लेन। अब वहाँ पर जमीन जो मेरे पिताजी 700 रुपये एकड़ लिए थे, गौर करिएगा, और वो जमीन आज वहाँ पर बिक रही है 2 करोड़ 2.5 करोड़ के एकड़। तो आज के समय कोई जाएंगे मेरी ज़मीन का मूल्यांकन करेंगे तो ही ना लिखेंगे हुकुमदेव जी इतने करोड़ के मालिक है। उसी बगल में मेरी ज़मीन है 2 एकड़, जिसमें अभी मेरा बेटा अशोक यादव है, उसकी पत्नी को एक पेट्रोल पंप मिला था कांग्रेसी राज के समय में, प्रतिस्पर्धा थे। वो ज़मीन है वो मेरे परदादा के नाम से 1885 के सर्वे में लिखा हुआ है। और उस समय मेरे परदादा वो ज़मीन खरीदे थे 25 रुपये एकड़, और वो ज़मीन है आज 2.5 करोड़ रुपये एकड़। तो किसान के इसी समय मैं ये कहूँगा कि विकास के साथ साथ जो किसान के जमीन की कीमत में जो गुणात्मक वृद्धि हुई है ना, तो ये मूल्यांकन करने वाले किसान के साथ बहुत अन्याय करते हैं। इतने का मालिक हो गए, तो भाई वो कहाँ मालिक हुए? उनके बाप दादा जो जमीन खरीदे थे जिस समय, अपने पेट अच्छा अनाज पैदा होता था तो बेच लेते थे, और वो 2 नंबर अनाज जो पैदा होता था उससे साल भर खाते थे। तो हम किसान तो अपना पेट काट के कष्ट उठा के और 2 पैसा बचाता था। उस समय विनियोग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का कुछ था नहीं किसान के लिए, एक ज़मीन के अलावे। तो एक ज़मीन खरीद लेके चलो, ये 5 कट्ठा ज़मीन खरीद लेते हैं, 2 बीघा खरीद लेते हैं। और उस समय किसान का अच्छा नहीं कुछ रहेगा तो बाल बच्चा कम से कम मिट्टी खोद करके ही तो धरती माता से जो होगा सो 2 रोटी खाएगा। और आज उसकी कीमत इस विकास के कारण, अटल जी के सरकार के समय से जो विकास में तीव्रता आई गति में, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 4 लेन, ये दुनिया, तो उसके साथ साथ वो ज़मीन की कीमत आप 100 गुना कहिए कि 1000 गुना कहिए कि लाख गुना कहिए, इतनी बढ़ गई। तो भाई हम जब राजनीति में आए थे तब तो हम लाखपति थे ज़्यादा से ज़्यादा। और आज मेरे जीवन के अंतिम चरण में, अब मेरे बेटा पोता राजनीति में है, तो हम 1000 पति थे, वो करोड़पति है। लेकिन उसमें उसका क्या योगदान है? उसका क्या योगदान है? उसने थोड़े कमाया है, थोड़े लिया है। आपने जो कहा, तो हम भी उसी परिवेश से आए थे, एक झोपड़ी में पढ़ते थे, संघ के शाखा में जाने लगे, शहर के लड़के आए उस मोहल्ला वाले। किस कक्षा से आप संघ की शाखा में जाने लगे? 8वीं कक्षा। 8वीं से अपने गांव में ही? 50 में नहीं, शहर में जब हाई स्कूल में आए। अच्छा, हाई स्कूल में 8वीं के बाद? 8वीं में। हाँ, 7वीं पास किए थे वहाँ से, तब मिडिल स्कूल था। तब आए यहाँ, तो उस मोहल्ला में थे तो शाखा लगती थी। जी जी। तो लड़के सब जो जाते थे वो सड़क पर,
तो वो मुझको देखे, तो उसमें से दो लड़का, एक ब्रजकिशोर मंडल थे या एक जगदीश साहू थे, अब दोनों मर गए। तो वो मेरे पास आए, अब ऐसे ऐसे बताए, तो उनका क्या सब होता है, तो उन्होंने यार जो बताया, लेकिन कहा उसमें हम लोग खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, चिक्का खेलते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं, लेजिम तलवार सब चलाना सीखते हैं, कसरत होता है। तो मैं गांव से आया था, गांव में तो अखाड़े पर किसान का बेटा तो 8 साल से अखाड़ा पर जाके कुछ कुश्ती लड़ना शुरू करता था। तो हम कहे कि चलो अच्छा है, हम चलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके लिए ड्रेस लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि कौन सी ड्रेस, तो उन्होंने बताया खाकी का हाफ पैंट, उजला शर्ट, टोपी, एक लाठी, हम सब इंतजाम कर लिए और उनके साथ जाने लगे। बगल में शाखा लगती थी, अब तो वहाँ सब बड़ा बड़ा मकान बन गया जहाँ शाखा लगती थी। हाई स्कूल तक आए। आज जब 55 में मैट्रिक पास करके सीएम कॉलेज में एडमिशन लिए, तो वहाँ सड़क के उस पार मारवाड़ी कॉलेज स्कूल था, उसके कैंपस में शाखा लगती थी, प्रभात शाखा। ये मधुबनी शहर की बात आप बता रहे हैं? नहीं, दरभंगा। दरभंगा की बात बता रहे हैं। तो वहाँ जाते थे और कॉलेज में जाने लगे। तो कॉलेज में जब गए तो संजोग से हम सेकेंड ईयर में थे, तो वहाँ मेरा विषय था राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो राजनीति शास्त्र के वाले ने, विभाग ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया, वाद विवाद। तो उसमें विषय रखा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्री। तो पक्ष वाले बोल रहे थे, मैं भी सुनते रहा। तो उसमें कुछ बात वो लोग बोले जो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी बोलने के लिए गया विपक्ष में। तो मैं विपक्ष में बोला कि नहीं, ये गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ही अंडर डेवलप्ड कंट्री का समग्र विकास हो सकता है, डिक्टेटरशिप से कभी नहीं हो सकता है। ये आप किस कक्षा की बात कर रहे हैं? मैं सेकेंड ईयर में था। बीए सेकेंड ईयर में? हाँ। अच्छा, बीए सेकेंड ईयर में जी। 56 या 57 की बात होगी। जी जी। तो मैंने तर्क दिया कही किराए सदा 52 की 57 में एक किराए सदा एमपी बने थे सहरसा, ज्वाइंट दो का एक सामान्य और एक आरक्षित, एक ही साथ क्षेत्र था। अच्छा। और 2 उम्मीदवार खड़े होते थे, एक आरक्षित सीट के लिए, एक सामान्य सीट के लिए। जी। तो सहरसा में भूपेन्द्र नारायण मंडल यादव थे, अच्छा बहुत, जो बीपी मंडल थे जी, उसी के बगल के गांव के। अच्छा अच्छा। अब वो भी उतने ही संपन्न किसान थे, लेकिन गांधीवादी थे, समाजवादी लोहिया के साथ। किराए मुसहर को खड़ा किए, सामान्य सीट से खुद ही लड़े। तो सामान्य सीट पर वो हार गए। अच्छा। आरक्षित सीट पर किराए मुसहर सोशलिस्ट पार्टी से जीत गया। अच्छा। उसको दस्तखत भी नहीं ठीक से करने आता था, हलवा था। वो मुसहर जाति से आते? मुसहर से, मुसहर जी, जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, जो समाज का अंतिम। अभी नीतीश ने उसे महादलित कहा है। अंतिम। जी, अंतिम। फिर असेंबली का चुनाव आया तो एक रामजी सदा जीत गए मुसहर। अच्छा। तो बड़े लोग चर्चा करते थे कि देखो ऐसा लोकतंत्र आया, भारत में आज़ादी आई कि ये सब हो गए, ये यही देश चलाएंगे। तो ये बात हम लोगों को अखरती थी। अच्छा। अखरती थी, चोट लगते थे मन में। तो मैं इसीलिए पक्ष लिया। हमने कहा कि जो भारत के लोकतंत्र का सूर्योदय हुआ जिस दिन किराए मुसहर और रामजी सदा जैसे लोग जीत करके विधानसभा लोकसभा में गए, यही भारत की स्वतंत्रता का प्रथम सूर्योदय था। जी जी। तो हमें उनको प्रथम पुरस्कार मिला। अच्छा, उसमें 2 किताबें मिली पुरस्कार में। किताबों का नाम याद है? अब हाँ, तो बहुत दिन हो गए। वो दोनों किताब थे, वो हमारे यहाँ के यात्री जी थे। हाँ,
बैजनाथ मिश्र यात्री बहुत नामी कवि थे। अच्छा। हाँ, बहुत उनका नाम है हिंदी साहित्य में। उन्हीं की दो किताब थी, एक बलचनमा की कैसे ऐसे नाम था, वो क्रांतिकारी विचार के थे, वामपंथी। अच्छा। उस दृष्टिकोण से सामाजिक क्रांति के ऊपर था। एक बलचनमा, गांव का गरीब जिसको वहाँ कहते थे खबास बहिया, जिसको लोग गुलाम कहते थे, उसी पर उन्हीं की किताब थी दो। तो उसी में एक इंद्रकांत झा थे, दरभंगा के ही ठेंगा के, वो समाजवादी युवजन सभा से जुड़े हुए थे। समाजवादी युवजन सभा पहले था समाजवादी युवक सभा। तो लोहिया ने कहा कि नहीं, समाजवादी युवक सभा रखते हो तो केवल तो युवक का हुआ, आइए युवती कहाँ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि युवजन करोगे तो युवा युवती दोनों है, तो हो गया समाजवादी युवजन सभा। और उसका प्रभाव था विद्यार्थी परिषद का, उस समय टिमटिमाता हुआ कहीं कुछ था। और उन्हीं के गांव के लड़के मेरे साथ पढ़ते थे लॉज में, तो हम 12-13 लड़के एक साथ थे। तो हमने कहा कि हम सब सप्ताह में एक दिन तो हम लोग बैठ कर किसी चीज़ पर आपस में डिबेट करें, चर्चा करें, बस। तो सब मिल करके एक विषय चुनते थे और 10-12 विद्यार्थी बैठते थे और उसमें अपने अपने सब बोलते थे, डिबेट। उसी में इंद्रकांत झा भी एक दिन आए तो सुने। फिर मेरे सीट पर आए तो मेरे सीट पर एक किताब थी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की का। अच्छा, हैरोल्ड जे लास्की का। तो उन्होंने किताब देख के समझा कि ये किताब पढ़ने वाला तो समाजवादी विचारधारा का हो सकता है। तो फिर संपर्क आया, उन्होंने मुझको समाजवादी युवजन सभा से कॉलेज में जोड़ दिया। तो हम समाजवादी युवजन सभा के कार्यक्रम में रहने लगे। फिर उसके बाद एक बार डॉक्टर लोहिया गए थे दरभंगा, तो मरवाड़ी हाई स्कूल था, मरवाड़ी हाई स्कूल में कॉलेज, उसी हाई स्कूल में कॉलेज भी चलने लगा था मरवाड़ी समाज के। तो उसी के एक प्रोफेसर देवी दत्त पोदार थे, वो वहाँ समाजवादी थे, लोहियावादी। तो उन्होंने डॉक्टर लोहिया का एक कार्यक्रम रखा उस कॉलेज के हॉल में। तो उन्होंने प्रचार किया, मुझे भी सूचना, मैं भी गया। एक बड़ा हॉल था, उसमें कोई 50-60 लड़के थे। 50-60 भी जुट जाए तो डॉक्टर लोहिया के लिए बड़ी पूंजी थी। अच्छा। हाँ सर, ये 56-57 की घटना है। जी समझ। तो डॉक्टर लोहिया 1-सवा घंटा बोलते थे। उनको 10 आदमी हो, 25 आदमी हो, 1000 आदमी हो, लाख आदमी हो, कोई फर्क नहीं। हाँ, वो 10 आदमी 20 आदमी के बीच में भी अपनी पूरी बात समग्रता में सुनाते थे। हाँ, समग्रता में। तो उन्होंने अपनी सप्त क्रांति वाली धारा, गैर कांग्रेसवाद की धारा, कांग्रेस को क्यों देश से समाप्त होना चाहिए, फिर कैसे राज बने और राज को क्या क्या करना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, सारे समग्रता में। तो उनका व्याख्यान खत्म हुआ तो मेरे दिमाग पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा कि यही नेता इस देश के लिए ठीक है। तो हम उनके साथ जुड़े। फिर उसके बाद पार्टी की कहीं मीटिंग थी, कर्पूरी जी सब आते जाते थे, समाजवादी आंदोलन में जुड़ गए। उस समय लोहिया अलग थे, प्रजा समाजवादी अलग था। डॉक्टर की लोहिया की पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, और एक पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी।
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से ही डॉक्टर लोहिया निकल के गए थे, सोशलिस्ट पार्टी बनाए थे। किसी कारणवश शीर्ष नेतृत्व से वैचारिक मतभेद के कारण ये सब हुआ था। तो हम अब वो वहाँ कुछ नहीं था, कर्पूरी ठाकुर ही नेता थे। तो एक कार्यक्रम में गए पार्टी ऑफिस के किसी कार्यक्रम में, तो कर्पूरी जी से भेंट हुई। इंतकान झा ले जाते थे। फिर उसके बाद 64 में कर्पूरी जी तो उस वक्त नेता बन गए होंगे, क्योंकि 1952 में असेंबली का हाँ, चुनाव वो जीत चुके थे। हाँ। तो उस वक्त बड़े नेता के तौर पे स्थापित होंगे। नेता बड़े थे लोक में, लोक नेता। लेकिन दल का जो संगठन था, उस संगठन पर उस समय राजनीतिक दलों पर जो संगठन पर प्रभाव जिनके हाथ में था, वो सब बड़े लोग थे। बड़े माने मन के बड़े, चाहे धन के कमजोर हो तो हो, लेकिन मन के बड़े थे, मन के धनी, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि ऊंची जात और पिछड़ी जाति दोनों में गरीब है, लेकिन ऊंची जाति के गरीब मन के कमजोर, तन से भले कमजोर हो, लेकिन मन से वो ऊंचे रहते हैं। तन की गरीबी है, लेकिन मन में श्रेष्ठता का भाव है। आज जो पिछड़े दलित के अंदर जो गरीब है, वो तन से भी हीन है और मन से भी हीन है। इसलिए इसको दोनों चाहिए। तन की ताकत आएगी रोटी से, और मन की मजबूती आएगी सम्मान से, और सम्मान मिलेगा पद से। आज जो सामान्य जो स्थिति है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, तो इसमें ये पिछड़ी और दलित समाज के लोग इस व्यवस्था में कभी वो सम्मानजनक स्थान पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को बदलो। तो कर्पूरी ठाकुर सब उस धारा के थे कि विशेष अवसर, आरक्षण नहीं, विशेष अवसर, चाहे किसी भी क्षेत्र में विशेष अवसर। विशेष अवसर माने जो समाज के अंदर जो कमजोर है, कमजोर कहते हैं ना, कमजोर। तो हमारा आधार था तन का कमजोर और मन का कमजोर। एक है केवल तन से कमजोर है और मन से ऊंचा है, और एक है जो तन से भी कमजोर है, मन से भी दबा हुआ है, भूखा भी है। मन में हम तो पिछड़ा है, हम तो दलित है, हम तो चमार है, मुसहर है, मलाह, नुनिया है, कोई कुम्हार है, हमारी कौन इज्जत है, हीन भावना का शिकार। हाँ। और एक है जो रोटी का अभाव है, लेकिन तब भी उनके मन में, अरे हम भले गरीब हो तो हों, लेकिन हम तो श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, हम तो ऊंची जात के हैं। तो डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर इस धारा के थे कि पेट की रोटी भी हो और मन में इज्जत भी हो, दोनों काम साथ साथ करो, साथ साथ। आर्थिक विषमता भी मिटे और सामाजिक विषमता भी मिटे, और दोनों में संतुलन रहे, बराबर चोट। दोनों हाथ में हथौड़ी रखो और ऐसे मारो। आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता दोनों टूटे। अगर इसमें असंतुलन होगा, केवल सामाजिक विषमता को तोड़ने में लग जाओगे तो जातीय उन्माद पैदा हो जाएगा, और केवल आर्थिक विषमता को तोड़ने लगोगे तो फिर साम्यवादी बन जाओगे। और साम्यवादी का मतलब, डॉक्टर लोहिया भारत में समाजवाद पुस्तिका लिखी थी उस समय, उसमें उन्होंने मानवीकरण किया कि भारत में साम्यवादी शासन का मतलब है ऊंची जातियों के हाथ में शासन। क्योंकि साम्यवादी सर्वहारा की बात करते थे, लेकिन उनके जो नेतृत्व था सब ऊंची जात का था। सब जेएनयू में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए सब, हाँ, अंग्रेजी फारसी बोलने वाले,
पैंट पतलून टॉप सूट टाई पहनने वाले बड़े घर के लोग, लेकिन वो साम्यवाद की बात करते थे, सर्वहारा की बात। सर्वहारा की बात। हाँ, और हम लोग थे जो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जब बैठते थे तो मैं बोलता था तो मैं कहता था सर्वहारा का मतलब क्या होता है अपनी भाषा में, मैं उस लोक भाषा में, कि सर्वहारा का मतलब क्या होता है। सर्वहारा, जो सब कुछ हारा, तन का हारा, मन का हारा, धन का हारा, विद्या में हारा, बुद्धि में हारा, सब कुछ में जो हारा हुआ है वो हुआ सर्वहारा। अरे कम्युनिस्ट पार्टी में इस सर्वहारा का तो कोई नेता है ही नहीं। अरे कहता है डिक्टेटरशिप में प्रोलेटारिएट कि सर्वहारा की तानाशाही, तो सर्वहारा तो है ही नहीं नेतृत्व में। और हमारा देखो कर्पूरी ठाकुर, तन का हारा, मन का हारा, जाति का कमज़ोर, संख्या में कमज़ोर, धन में कमज़ोर, गरीब के घर में जन्म लिए, तो हमारा नेता कौन है? ये है सर्वहारा असली। तो हमारा नेता कर्पूरी ठाकुर जैसा सर्वहारा है, वो झूठा है। तो कर्पूरी ठाकुर को समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया ने, हम लोगों ने इसीलिए आगे रखा था कि कर्पूरी ठाकुर के रखने से, दिखाने से जो गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़ा, दलित जो था, दबा कुचला, उसके मन में कहीं गुदगुदी होती थी, स्पंदन, उसको एक उम्मीद होती थी कि मैं भी, स्पंदन, कि हमारी बात सुनने वाला एक आदमी है। तो इसीलिए कर्पूरी ठाकुर के साथ जब जुड़े, और डॉक्टर लोहिया जो कहते थे, या 64 के बाद में डॉक्टर लोहिया 64 में के बाद घोषणा कर दिए कि हम लोग मिल गए परसोपा में से, तब परसोपा और सोपा का मिलन हुआ, संसोपा बन गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार में नेता घोषित हो गए। हम लोग कर्पूरी ठाकुर का तजिया लेकर के मुहर्रम शुरू कर दिए। कब आपको लगा कि अब आपको भी नेता बनना चाहिए? ये नेता, ये चुनाव लड़ने का, चूँकि आप 1967-68 में पहली बार जीत के आए। कुछ नहीं लगा, बस हम लोग तो केवल इस रास्ते पर चल पड़े थे कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल के मानेंगे, मंजिल के धुन में आए हैं, मंजिल को पाके मानेंगे, बस यही था। लेकिन 62 का चुनाव हुआ, मैं लॉ फर्स्ट पार्ट में पढ़ रहा था, पार्टी की बैठक हुई सकरी में, लेबर यूनियन की मीटिंग में। सूरज बाबू कर्पूरी ठाकुर नेता थे प्रजा समाजवादी के, उस एरिया के। गंगा प्रसाद सिंह एक थे, वो भी फ्रीडम फाइटर, और कर्पूरी जी के एकदम बिल्कुल विश्वसनीय नेता। वो मुझको कहे कि हुकुमदेव भाई चलिए वहाँ सकरी बैठक में। हम कहा चलिए, साइकिल से गए। वहाँ गए तो कर्पूरी ठाकुर जी, सूरज बाबू ने कहा कि दरभंगा ग्रामीण का चुनाव है, कौन नेता, कौन लड़ेगा? तो गंगा सिंह ने कहा कि हुकुमदेव भाई लड़ेंगे। तो हमको कर्पूरी जी ने पूछा, सूरज बाबू ने, तो हम कहे हम तो अभी ग्राम पंचायत के मुखिया ही बने हैं, 2 साल हुआ है, इतनी न पहचान कर नहीं है। अब मेरे पिताजी फिर चुनाव लड़ने के लिए खर्चा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, सूरज बाबू और के साथ जेल में रहे थे 42 में। तो उन्होंने कहा तुम चिंता काहे करते हो, हम तुम्हारे बाप के पास जाएंगे। कर्पूरी जी ने कहा? हाँ, सूरज बाबू। ऐसे सूरज बाबू ने? हाँ, कर्पूरी जी ने मैं कहा कि हुकुम दे भाई हम लोग बात थे। कर्पूरी हुकुम दे भाई कथी ला चिंता करे छी, हाँ लड़ जाओ। तो गंगा यादव एक थे, बेनीपुर से लड़ते थे हरिनाथ मिश्र जी के खिलाफ, विनोदानंद झा के खिलाफ भी लड़े थे। तो गंगा यादव ने कहा कि हम तो लड़े छी बेनीपुर से, इतने बड़का नेता से, हम लड़ जाओ। तो उनका खर्चा वर्चा कहाँ से लावेंगे? तो सूरज बाबू ने कहा लोग से चंदा मांग देबो, तोरा बापो से दिया देबो, तो खाली लड़ जो आ घूमबो वोट मांगेला। हाँ, ऐसे ही कहते थे। तो जमाने को उमंग थी साहब। मैंने कहा सूरज बाबू को कि
जब वोट आप मांग दीजिएगा सूरज बाबू और कर्पूरी जी, जब आप ही लोग वोट भी मांग दीजिएगा, पैसा भी दे दीजिएगा, तो छोटका चुनाव काहे लड़ाते हैं, चलिए पंडित जवाहरलाल से लड़ जाएंगे। तो सब हंसे बहुत। फिर 62 में लड़ा दिए, सेकेंड नंबर पर रहे, 8-9 हज़ार वोट आया। 15,000 वोट पाके कांग्रेस के, जिनको कहा जाता था दरभंगा जिला के गांधी, अच्छा, राम सेवक ठाकुर, बड़े राम सेवक ठाकुर, बड़े बड़े पूजनीय। अब समझिए जिनको दरभंगा का गांधी कहा जाता था तो कैसे महापुरुष थे। वो कांग्रेस से थे, मैं था। उनको 15,000 वोट मिला, मुझको 8,000 वोट मिला। बस उसके बाद लॉ की पढ़ाई को छोड़ छाड़ के सेकेंड ईयर करके सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट होता था, सेकेंड पार्ट तक की पढ़ाई पढ़ लिए, परीक्षा नहीं दी, परीक्षा छोड़ दी। हमारे साथियों ने कहा कि परीक्षा दे दो, हमने कहा कि ना ना, हम पढ़ाई पढ़ लिए, खाली कुछ समझ जानकारी के लिए, हम जाल में नहीं फंसेंगे तो क्यों। हम कहा पढ़ लेंगे फिर चले जाएंगे, पैसा कमाने का मोह हो जाएगा, तो फिर सामाजिक क्रांति में कौन रहेगा। हमको अब सामाजिक क्रांति में जाने दीजिए, हम अब जनता के वकील बनेंगे। बस चले गए। तो फिर लगते लगते 67 में गाज छाप पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और 67 में जब उम्मीदवार में बना तो मेरे पिताजी के ममेरा भाई लगते थे, वो कांग्रेस से उम्मीदवार बने। और सारे पुराने यादव से लोग आके इकट्ठा होकर कि आप छोड़ दो, पहली बार कांग्रेस ने यादव को टिकट दिया, आप खड़ा होकर के बर्बाद कर दोगे सीट, यादवों का टिकट काटोगे, वोट काटोगे। हाँ, तो सबके बीच में मैंने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। तो कहा क्यों? हमने कहा ये यादव का सवाल थोड़े है, ये 2 रास्ता का है। बाबू राम प्रकाश राय हमारे चाचा लगेंगे, इनका पैर छू के मैं प्रणाम करता हूँ इन्हें, लेकिन ये नेहरू वंश के हैं, मैं लोहिया वंश का हूँ। हमारे तो दोनों के बीच दोनों विचार का झगड़ा है, जो होगा फैसला सो होगा। हम सभी के पुराने जो यादव सब थे उन सब लोगों के बीच से निकल गए, और नौजवान लोग जो था ये 35-40 वर्ष से नीचे वाला, 18 वर्ष से ऊपर वाला, इसमें से नौजवान सब उस समय जितने ही थे सब मेरा झंडा उठा लिया, और सब ने नारा शुरू किया, हरा भरा एक युवक खड़ा है, उसमें बुढ़वा टपक पड़ा है। समाजवाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, नया जमाना लाना है, कर्पूरी ठाकुर को नेता बनाना है। लड़ गए, बस जीत गए, 127 वोट से जीत गए 67 में। तब से 67 जीते, 69 जीते, 72 जीते। फिर 72 में 74 में जेपी आंदोलन आया, उसमें हुआ कि विधायक लोग इस्तीफा करें। कर्पूरी ठाकुर ने अप्रैल या कोई महीना था, कहा कि बयान आया उनका कि इतने तारीख को हम अपने समाजवादी लोग इस्तीफा करेंगे। तो इमरजेंसी के विरोध में नहीं, इमरजेंसी से पहले 74 के आंदोलन की बात करता हूँ, जेपी में। हाँ, छात्र संघर्ष समिति ने नारा दिया था कि सब विरोधी विधायक इस्तीफा करें। जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट चला, तो कर्पूरी जी ने डेट लिया, हम लोग जुटे, 6 आदमी हम लोग पहुँचे थे। कर्पूरी जी ने कहा कि अब सब तो आए नहीं, तो आज छोड़ दें। तो मैंने कहा कि कर्पूरी जी ऐसा नहीं होगा, आप कोई साधारण आदमी नहीं है, बिहार के इतने गरीब के विश्वास है आप, और आप आज ऐलान किए हैं कि आज इस्तीफा देना है, और आज अगर छोड़ देंगे तो दुनिया यही कहेगी कि कर्पूरी ठाकुर डर गए, तब क्रांति नहीं होगी बिहार में। आप भले नहीं इस्तीफा करिए, लेकिन आपके आदेश का पालन करके मैं अकेले जाके इस्तीफा करूंगा। तो फिर कर्पूरी जी ने कहा, तो आप अकेले काहे जाइएगा, हम सब लोग चलते थे, 6 आदमी हम थे वहाँ। कर्पूरी जी थे, धनिकलाल मंडल थे, पूरन चंद जी थे, सच्चिदानंद सिंह थे, रामजीवन सिंह थे,
मैं था। आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उनके कर्पूरी जी को ले गए, रिक्शा पर चढ़ के सब गए। पंडित हरनाथ मिश्र विधानसभा के अध्यक्ष थे, वहाँ जाके पहला इस्तीफा हम 6 लोगों ने विधानसभा से दे दिया। उसके बाद जेपी आंदोलन प्रारंभ हुआ। बाद में और लोग इस्तीफा दिए, हर पार्टी से कुछ 2 पार्टी हो गई, कुछ लोग इस्तीफा देने वाले हुए हर पार्टी में, कुछ लोग विधायकी बचाने वाले हुए। तो उसमें उस सेल में बंद थे, सेपरेट सेल, 10 सेल का एक कैंपस था और 10 सेल अलग अलग था। तो उसमें हम लोग सेपरेट सेल में बंद थे, खतरनाक बंदी। दरभंगा जेल में हम थे, दुर्गादास राठौर जी जनसंघ के थे, हमारे मित्र थे, बहुत अच्छे संबंध थे। तो जेल में से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 51 कैदी भाग गया। तो भागने में सब तो भाग गया, एक पकड़ा गया। तो उसने कह दिया कि जेल से भागने का सो हुकुमदेव बाबू, और ये दुर्गादास राठौर थे वहाँ पर, तो हुकुमदेव बाबू ने हम लोगों को रास्ता बताया कि कैसे जेल से भाग सकते हो। तो वो आके तो उसने बता दिया, पकड़ाया एक, बाकी नहीं पकड़ाया, एक पकड़ाया, उसने बता दिया। तो उसके बाद हमको दुर्गादास राठौर जी को जेल से निकाल के वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर से हम लोगों का सेपरेट रहना शुरू हुआ। फिर मुजफ्फरपुर में हम नौजवान सबको बैठ करके एक वर्ग चलाते थे, क्लास पढ़ाने का। तो फिर उसमें जेल मंत्री आने वाले थे, राम रतन राम, अनुसूचित जाति के थे। तो हमने सबको कहा जेल मंत्री जो आता है तो आप लोग के वार्ड में जाए, तो आप लोग कुछ करो, इतना खराब खाना देता है तो उसको दिखाओगे कैसे। तो एक योजना बना ली, हम कहा वो आएगा आप लोगों से मिलने, तो कहिएगा हम लोग भी आएंगे जेल मंत्री जी, तो उनसे बात करेंगे स्वागत लाइन में। और एक आध आदमी पीछे से तो खाना मिलता है सो थाली में रखे रहना, और मौका लगे तो उसको देह पर फेंक देना। तो सो ही किया। पगली घंटी बज गई, लाठी चार्ज हुआ। फिर कहा कि इसमें कौन था, तो कहा ये दुर्गादास राठौर और हुकुमदेव नारायण यादव सबको उसकाए थे। तो राठौर जी को भागलपुर भेज दिया, अब मुझको वहाँ से बक्सर भेज दिया। बक्सर में जाके फिर सेल में रहे। बक्सर में भी कुछ हलचल पैदा कर दिए जेल में। तो फिर जेल प्रशासन ने वहाँ से मुझको मोतिहारी भेज दिया, सेपरेट सेल में। तो मोतिहारी में फिर आए, वहाँ नेता लोग थे, डॉक्टर रामजी सिंह। डॉक्टर रामजी सिंह जो भागलपुर के बहुत बड़े गांधीवादी MP बने। हाँ जी जी। अच्छा, वो भी आपके साथ मोतिहारी जेल में थे? मोतिहारी में थे। हाँ, कामेश्वर पासवान थे जो विराट सभा में आए, बिहार में मंत्री बने, जनसंघ से थे, वो भी थे उसमें। तो सर, हम आते हैं फिर से कर्पूरी ठाकुर पे। कर्पूरी ठाकुर इस बार जब उनको भारत रत्न दिया गया तो कई समाजवादियों से मेरी बात हुई और कई जगहों पे ये सुनने में भी आया, कहा गया कि अगर कर्पूरी ठाकुर जिंदा होते तो इस दौर में वो भारत रत्न स्वीकार नहीं करते। अब चलिए, अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन से क्यों नहीं स्वीकार करते। आखिर इस भारत रत्न को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो जीवित थे तभी मिला था, उनको स्वीकार किए कि नहीं किए? बहुत लोगों को मिला। नहीं, उनका सवाल ये है कि जिस तरह से सरकार, वो जिस तरह से इस सरकार को मानते हैं उस पर उनका एक समझ मैं यही आता हूँ कि उनका कहना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको उन लोगों के नज़र में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तथा कथित जो हिंदू संप्रदायवादी है, इसलिए इनका सम्मान कर्पूरी ठाकुर स्वीकार नहीं करते। तो ठीक बात है। तो इसके पहले 2014 के पहले
तो लंबे समय तक तो तुम्हारी सरकार थी, समाजवादी तथाकथित समाजवादी जो हो, अब मैं तथाकथित कहता हूँ, तथाकथित समाजवादी सब हो, वो सब जिस सरकार में थे, तो तुम्हारी सरकार बनी, देवेगौड़ा की बनी, इंद्र कुमार गुजराल को बनाए, फिर तुम विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाए, फिर 10 वर्ष नरसिम्हा राव की सरकार का ढोल पिपही बजाए। तो 90 से लेकर के 2014 तक 24 वर्ष हुआ ना। ये 24 वर्ष तक तुम ही बापे पुते बढ़िया था, मैं धी गिधर ने सब बाप बप्ता मिल करके राज चला रहे थे, तो क्यों नहीं दिए कर्पूरी ठाकुर को? तुम क्यों नहीं दिए? तुम क्यों नहीं दिए? प्रतिभा का सम्मान किया जाए, चाहे कोई करे। प्रतिभा का सम्मान करने वाला, जो प्रतिभा को सम्मानित कर रहा है, वो सम्मान करने वाला स्वयं सम्मान का पात्र है, क्योंकि वो प्रतिभा को पहचान रहा है। प्रतिभा को पहचानने वाला, तो चाहे इतने जो पद्म सम्मान मिल रहे हैं, पद्म पुरस्कार अब इसी बार मिला है, जिसमें कितने ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, 30 की 32 महिला को मिला है पहली बार। तो आखिर इतने वर्षों तक जो ये हमारे तथाकथित समाजवादी सब जो है, सरकारी समाजवादी, सरकार के आश्रित होकर के ढोल, सरकार के जो सरकार बनी उसमें ढोल बजाने वाले, तो वो बतावे ना, उनके समय में भी तो ये पद्म सम्मान दिए गए, भारत रत्न दिए गए। उस समय ये निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित जो गांव के अंदर हैं, मजदूर, महिला, ऐसे जो विभिन्न क्षेत्र में जो निर्धन, निर्बल, झोपड़ी में, जो जिनको कहिए कर्पूरी ठाकुर को हम एक नाम देते थे हम लोग, झोपड़ी के लाल। तो ऐसे जो झोपड़ी के लाल हैं देश के अंदर, करोड़ों झोपड़ी में लाल, तो उस लाल में से तो रोशनी तब भी निकल रही थी और आज भी निकल रही है। लेकिन तब तुम समाजवादी समेत बाकी इस राष्ट्र के सामने, मेरी नज़र में कहिए तो राष्ट्र के सामने तुम जन भावना को कुचलने वाले अपराधी हो, कि तुमने उनको सम्मान क्यों नहीं दिया? तुम ही नारा लगाते थे, राजा पुत्र निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान। तो 24 वर्ष में तुम क्यों नहीं किए?